हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं रितेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने कोचिंग क्लासेस में। आज का चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीडीपी में प्रतिवर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है कौन, अल्बर्ट बंडूरा, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। इनसे लगभग हर साल प्रश्न पूछा ही जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस वर्ष ये प्रश्न इनसे जुड़े हुए या इनके दिए गए थ्योरी पर ना पूछा जाता हो। इसीलिए आज का मेरा लगभग ये सीटेट का 7वां क्लास है। बाकी जो हमारे अध्यापक हैं वो संस्कृत, मैथ और अदर क्लास वो लेकर आते हैं। सीडीपी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये मेरा सीडीपी का 7वां क्लास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप लोग छोड़ेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही नुकसान करेंगे अपना। ठीक, तो इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आप सभी लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ये प्रश्न बिल्कुल मान के चलिए कि 99.99% पूछा इनसे जुड़े प्रश्न आते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। जिसने भी पिछले साल पेपर दिया होगा या कभी भी सीटेट के एग्जाम में बैठे होंगे, उन लोगों को बाखूबी पता है कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो है अल्बर्ट बंडूरा साहब। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि अल्बर्ट बंडूरा जी ने अपना सिद्धांत किस पर दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। किसका दिया? सामाजिक अधिगम पर अपना सिद्धांत दिया। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। अगर प्रश्न बने, लगभग ऐसा प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन मान लो सपोज दैट सीटेट है, बना दे, परीक्षा है, परीक्षा में कुछ भी बन सकता है। तो अगर पूछ लिया जाए सवाल कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो हमारा सीधा प्रश्न हो जाएगा कि अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। यानी इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक अधिगम पर दिया। और कह रहा है इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखा और सीखा। यानी ये समाज से, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा जी ने किससे प्रश्न अपना बनाया? समाज से, क्योंकि समाज से उन्होंने सीखा और समाज से उन्होंने प्रश्न बना दिया। ठीक, एक प्रश्न हमारा यहां से बनेगा। ठीक, सामाजिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखा, यानी व्यवहारवादी कहला सकते हैं। क्या कहलाएंगे? व्यवहारवादी, क्योंकि यहां व्यवहार को लिया। फिर समाज में मान्य व्यवहार को अपनाया, यानी समाज में जो व्यवहार समाज के लोग करते थे उसको अपनाया उन्होंने, तथा अमान्य व्यवहार को नकारा। जो मान्य व्यवहार थे, यानी लोगों के द्वारा मानने वाले अच्छे व्यवहार थे, उनको तो बंडूरा साहब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो अमान्य थे, मानने के योग्य नहीं थे, उनको बंडूरा साहब ने क्या कर दिया? नकार दिया। फिर कह रहा है इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है, आइए देखते हैं। ये भैया यहां से मान के चलिए कि प्रश्न बिल्कुल कंफर्म है कि बनता है। जैसे अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में एब्जॉर्वेशन लर्निंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, इसका तात्पर्य है कि लोगों से अनुकरण करना। अवलोकनात्मक का मतलब होता है अनुकरण करना। फिर दूसरा अनुकरण करना भी दिया है, इमिटेशन, यानी एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब मतलब लोगों से समझना कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। फिर अनुकरण करना यानी इमिटेशन, मॉडलिंग करना। लोगों के माध्यम से उन्होंने इस बात से अनुकरण किया यानी सीखा। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा जी के सिद्धांत को इन 3 नामों से जाना जाता है और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम अपने इस बोर्ड के माध्यम से या क्लास के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कह रहा है इनके प्रयोग में अल्बर्ट बंडूरा ने बेबो डॉल पर प्रयोग किया, यानी एक लड़की को लिया, बेबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चों की 3 फिल्म दिखाई, यानी एक छोटी सी बच्ची को लिया और बच्ची को उन्होंने 3 फिल्म दिखाया। अब जिस प्रकार का फिल्म था उस तरह से उस बच्ची ने बिहेव किया। सबसे पहले 3 पिक्चर दिखाया था। सबसे पहले प्यार का दिखाया, बच्ची ने प्यार किया। फिर
समाज से जुड़ाव, तो बच्ची ने डॉल के साथ जुड़ाव किया। फिर हिंसा, जब हिंसा वाली उसे फिल्म दिखाई गई तो बच्ची उस डॉल के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया। इस तरह से उन्होंने 3 फिल्म दिखाया और अपना अटेंशन कुछ पाया। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, उन्होंने 4 प्रकार के लर्निंग प्राप्त किया: अवधान, धारण, यौम, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। यानी उनको जब ये फिल्म दिखाए तो उनको 3 चीज प्राप्त हुई। लर्निंग यानी अकॉर्डिंग टू स्टेज के अनुसार उनको ये प्राप्त हुआ कि कैसे लोग अटेंशन करते हैं, किसी चीज को, अवधारणा को अपनाने का काम करते हैं। फिर धारण किया, फिर उसके बाद पुनरुत्पादन, पुनः उसको उत्पन्न करना, फिर अभिप्रेरणा, उनसे सीख यानी अभिप्रेरित हो जाना। इस तरह से बंडूरा साहब ने अपने 3 फिल्मों को दिखाने के बाद में बेबो गर्ल से उन्होंने कुछ इस प्रकार से सीखा कि ऐसे हमारे समाज में लोग भी होते हैं कि जिस माहौल में जो रहता है वो इंसान वैसा ही सीखेगा। जैसे एक बच्चा है, वो अच्छे घर में हो जहाँ के सभी लोग एजुकेटेड हों, तो वो कहीं ना कहीं बच्चा एजुकेटेड होगा और बिहेव भी लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली करेगा। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में एक बच्चा रह रहा हो जहाँ के लोग एजुकेशन से दूर दूर तक कोई नाता ना हो और वो लोग पूरी तरीके से गलत बिहेव करते हों, एजुकेशन लेस हों और उनको अच्छा सलाह ना देते हों, एडवाइस ना देते हों, तो बच्चा रिस्पेक्ट करना नहीं जानेगा, छोटी छोटी बातों पे लोगों से झगड़ा करेगा और सम्मान की चीज़ उसके नसों या उसके दिमाग में नहीं होगा। ठीक उस बच्चे की अपेक्षा बिल्कुल से अलग होगा जो एजुकेटेड फैमिली में पाला जाता हो। ठीक, फिर कह रहा है, आगे आते हैं हमारे पावलोव साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पावलोव साहब से प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक, चलिए सबसे पहले पावलोव साहब के ऊपर हम जानते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था, कहाँ के रहने वाले थे और किस पर इन्होंने प्रयोग किया। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना। और पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, ये रूस के रहने वाले थे और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि पावलोव जी को पुरस्कार कब मिला था, तो 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके अनुसार किसी को उत्तेजना के पैरेलल निर्धारित कर दिया जाए तो वह समान प्रतिमान यानी रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? समान रिस्पॉन्स करेगा। जितना वह उत्तेजना बढ़ाएगा उतना ज़्यादा वो बढ़ाने पर करता है। वो क्या करेगा? उत्तेजना बढ़ाने पर करेगा। क्या करेगा? व्यक्ति को लो और उसके अंदर की उत्तेजना को बढ़ाओ। तो जब हम उत्तेजना बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें दिखाई देगा। तो ठीक इन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को लिया और उसको एक सिग्नल दिया। क्या दिया? सिग्नल। तो उससे एक उत्तेजना बढ़ा। जैसे आप सभी के पिताजी घर पे आते होंगे तो उनके गाड़ी का हॉर्न आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व करके रखा होगा कि हमारे गाड़ी का हॉर्न ये है और किसी दूसरे के गाड़ी का हॉर्न ये है। तो हॉर्न के अनुसार आप सभी लोग ऑब्जर्व करके रखे हैं। तो ठीक ऐसे उन्होंने कुत्ते के अंदर पावलोव साहब ने उत्तेजना दिया। कैसा उत्तेजना दिया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। अब वह उत्तेजना बढ़ाने का काम कर रही थी। इस तरह कुत्ते के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। यानी कुत्ता जो होता है वो भोजन के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है कि जब भैया घंटी बजेगा तो भोजन मिलेगा। इस प्रकार से पावलोव साहब ने उत्तेजना को व्यक्त किया, है ना, उत्तेजना बढ़ाया। कुत्ते को लिए और पिंजरे में बंद कर दिए। पिंजरे में बंद करने के बाद में जब जब उसे भोजन देते थे तो उससे पहले, भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे, फिर खाना देते थे। तो कुत्ते ने भोजन के साथ क्या किया? घंटी का रिश्ता जोड़ लिया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। कंडीशन स्टिमुलस हुआ तो लार टपकना शुरू हुआ और जब बेल बजा रहे हैं तो उसके साथ कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। ठीक, लार टपकना शुरू हो गया। तो इन्होंने कुछ इस तरह से पाया। घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, फिर घंटी बजाए, पहले घंटी बजाते थे, भोजन देते थे तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। फिर भोजन नहीं देते थे, घंटी बजाते थे तो भी लार टपकता था। क्यों?
क्योंकि उसे लगता था, कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता था कि शायद मुझे भोजन प्राप्त होगा। इस तरह से आगे कह रहा है स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कह रहा है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं। अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। यानी जब जब उसे घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी तो उसे लगता था कि भोजन मिलेगा, इसलिए वो इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता था, जिसको क्या कहते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना। विलोपन, अब विलोपन क्या होता है? विलोपन अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान करने को करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। यानी घंटी बजाते रहोगे, भोजन नहीं दोगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि रिस्पांस आना बंद हो जाएगा, कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा। जैसे एक गांव में एक भेड़ चराने वाला रहता था, सिफर्ड, तो वो बार बार चिल्लाता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव वाले दौड़ते थे कि चलो बचाते हैं। एक समय ऐसा आया और वहाँ पे जाने जब पहुँचते थे गांव वाले तो भेड़िया नहीं मिलता था। तो एक समय ऐसा आया कि भेड़िया सचमुच में आया और वो चिल्लाता रहा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और उसकी सारी बकरियों को खा गया और कोई गांव वाले बचाने नहीं गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो ऐसे कुत्ते को जब पहले घंटी बजाया जाता था तो भोजन दिया जाता था, तो कुछ दिन उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, लेकिन जब परमानेंट उसके साथ ऐसा ही होने लगा, घंटी बजती थी, भोजन नहीं मिलता था, तो उसके लार टपकाना बंद कर दिया। ठीक, अब विभेद, डिस्क्राइमिनेशन कह रहा है इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। देखो, अब वो इंसान जो होगा या कुत्ते को ही ले लो, उसने उसके बीच में सीख लिया कि कौन सी घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा और कौन सी घंटी बजेगी तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। उसने विभेदन कर लिया सभी के बीच में, सभी घंटियों के बीच में, है ना। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद उसे खाना मिलेगा, यानी सारी घंटियों के बाद नहीं, उसने विभेदन कर लिया, पहचान लिया कि कौन सी घंटी बजेगा तो मुझे भोजन मिलेगा, है ना। इस तरह से उसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया था। अब आगे आता है बीएफ स्किनर साहब आते हैं। बीएफ स्किनर की अगर हम बात कर लें कि बीएफ स्किनर ने किस पर अपना सिद्धांत दिया था, तो बीएफ स्किनर साहब परसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। किस पर दिया? परसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। अच्छा, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएफ स्किनर द्वारा किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, भाई साहब प्रोफेसर भी थे, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिका के द्वारा किया गया। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पांस पर जोर दिया। इन्होंने भी, बीएफ स्किनर साहब ने, अब देखो इनसे जो छूटा, पावलाव साहब से जो कुछ रह गया था वो रिस्पांस के ऊपर बीएफ स्किनर साहब जोड़ दिए, है ना, इन्होंने दे दिया। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पे किया। बीएफ स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग सबसे पहले चूहे पर किया था, उसके बाद कबूतर पे किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा दिया, उसके बाद एक छिद्र था, जब लीवर दबता था तो खाना आ जाता था। इस छिद्र के द्वारा चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसे खाना मिल जाता था। इसे ही
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। यानी देखो, बॉक्स में इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में, एक पिंजरे में चूहे को बंद कर दिया। चूहा भूखा था और वो इधर उधर छटकना शुरू कर दिया, अनुक्रिया करना शुरू कर दिया, और उसका पैर अचानक एक गेर पर पड़ा और वो उसके माध्यम से जो उसको पैर पड़ा तो उसे भोजन मिल गया। तो चूहे को पता चलने लगा, चूहा फिर उस पर पैर रखा, पुनः उसे भोजन मिल गया। तो उसे पता चला कि शायद इस पे मुझे पैर रखने से भोजन मिल जाएगा। जैसे ईएल थॉर्नडाइक जी के प्रयोग से इनका प्रयोग मिलता जुलता है ना। ईएल थॉर्नडाइक जी भी मछली को रखे थे, बिल्ली को पिंजरे में बंद किए थे। तो ईएल थॉर्नडाइक और स्किनर साहब का प्रयोग मिलता जुलता है। तो इन्होंने इस तरह से कुछ किसको रखा, चूहों को रखकर किया था। और चूहे से जब संतुष्ट नहीं हुए, इतने में संतुष्ट नहीं हुए, तो इन्होंने कबूतर पर भी कर डाला। ठीक इस प्रकार से इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पांस होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। जैसे पुनर्बलन जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर, है ना, पेरेंट द्वारा साइकिल, मोबाइल आदि चीज दिलाना। जैसे रिस्पांस कब बढ़ेगा, यदि पेपर पास कर जाओ और तुम्हें गिफ्ट मिल जाए तो और भी आगे करने का इच्छा करने लगता है। लेकिन पेपर पास कर जाओ और तुम्हें निराशा मिले, मार मिले और गिफ्ट ना मिले तो निराशा की भावना आ जाएगी, उसके प्रति तुम्हें इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होने लगोगे, है ना, रिस्पांस नहीं मिलेगा। वही चीज है स्किनर साहब ने अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक, अब पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है नकारात्मक, दूसरा होता है सकारात्मक। यानी सकारात्मक और नकारात्मक। सबसे पहले हम लोग सकारात्मक पढ़ते हैं। भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। जैसे कि पुनर्बलन, हम सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं पढ़ाई करते हैं, सभी लोग नौकरी के लिए, और जब नौकरी जल्दी नहीं मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं। तो काम क्यों करते हैं? भोजन, पानी, नौकरी, प्रयास, प्रशंसा इत्यादि के लिए। प्रशंसा के लिए भी बच्चों को तो प्रशंसा चाहिए, वाह बहुत अच्छा काम किया। बड़े को भी प्रशंसा चाहिए कि उनका लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, प्रशंसा के लिए। नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना। किसी को यदि हम दंड देंगे तो वो कार्य पुनः करना नहीं चाहेगा। मना करना, डांट देना। जैसे कोई बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा हो हमारे आपके घर का, हम उसे डांट देंगे कि तुम सड़क क्रॉस करोगे चोट खा जाओगे, तो दोबारा से वो नहीं करेगा, उसका हिम्मत टूट जाएगा, है ना, सीख नहीं पाएगा। आगे कह रहा है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। यदि सकारात्मक दिया जाएगा प्राणी कार्य करेगा, नकारात्मक दिया जाएगा नहीं करेगा, है ना। पुनर्बलन अनुसूची ये दो प्रकार की होती हैं। सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होता है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे को तारीफ करना, ये पुनर्बलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत पुनर्बलन। स्किनर साहब के अनुसार सतत पुनर्बलन वह प्रक्रिया होती है जब जब कोई अच्छा काम करे तो उसे प्रशंसा देना या उसकी शाबाशी करना। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। ये ज़्यादा बेहतर है कि एक टॉपिक लिखे, वाह वाह बहुत अच्छे, है ना, जब पूरा कर लो एक रिजल्ट लेके आओ। दो बार पुनर्बलन, जैसे कि स्कूल में होता है अर्धवार्षिक, वार्षिक। अर्धवार्षिक पे बच्चों को शाबाशी दी जाए और वार्षिक भी दी जाए। ये नहीं कि एक एक महीने पे, दो महीने पे उनको गिफ्ट दिया जाए, है ना, तो दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ सवालों पर तारीफ करना, कुछ सवालों पर तारीफ करना, यानी सभी सवालों पे नहीं, पूरा सवाल सॉल्व हो जाने के बाद में। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे स्किनर साहब ने कुछ अपना प्रतिपादन और सिद्धांत दिया, जिसे आप सभी लोग देखिए। और आगे से मैं इसके प्रश्नों को लेकर आऊँगा, इन सभी से जुड़े हुए लगभग 100 या 150 प्रश्न लेकर आऊँगा जिस दिन भी आऊँगा। इनको ख़त्म करने के बाद सोचिए कि कल परसों तक मैं ले आऊँगा, ताकि इनका पीपीटी तैयार करना पड़ेगा। पीपीटी बना के मैं सभी प्रश्नों को लाके आप सभी के सामने रख दूँगा। अच्छा, अब आता है मनोसामाजिक सिद्धांत।
यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन, यानी ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एरिक एरिक्सन, द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये मान के चलिए कि 2026 में जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा ही जाएगा एरिक एरिक्सन से संबंधित। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था, कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है। इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है, यानी जो कोई बच्चे होते हैं उनका जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। कौन कौन से? विश्वास बनाम अविश्वास, एक विश्वास बनाम अविश्वास। अच्छा, विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है? जैसे जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास की भावना विकसित हो जाती है। ठीक, जिन बच्चों को प्यार मिलता है उनमें विश्वास की भावना विकसित हो जाती है, और जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है उनमें अविश्वास आ जाता है कि अरे मुझे प्यार इसलिए नहीं मिलता है ताकि मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए, है ना। दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता प्यार आदि नहीं मिलता है या प्यार आदि नहीं प्राप्त होता है वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सभी को अपने छोटे बच्चों से सामान्य प्रेम करना चाहिए। ये नहीं भेदभाव, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए कि लड़का ही से ज़्यादा प्यार करें, लड़की ही से कम प्यार करें। इस प्रकार की जेंडर रूढ़वादिता को हटाओ और सभी लोग ऐसी फीलिंग रखो जैसे जिस तरह से बिहेव बालकों के साथ करो उसी तरह का बिहेव बालिकाओं के साथ करो। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं, है ना। स्वयता बनाम शर्म लज्जा या शक। अच्छा, अब इसमें जो विश्वास बनाम अविश्वास की भावना आती है वो 1 साल से लेकर 2 साल के वर्ष तक के बीच में बच्चों में होती है ना। प्यार, जब छोटा बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है तो एक बच्चा छोटे वाले को गोदी ले लो तो एक रोने लगता है कि मुझे भी गोदी लो, सोचता है कि इसे ज़्यादा प्यार करेंगे मुझसे कम करेंगे, है ना, तो ऐसे वो रोने लगता है। तो 1 से 2 वर्ष के बच्चों के बीच में ज़्यादा होता है स्वयता बनाम विश्वास की भावना, है अविश्वास की भावना। अब विश्वास बनाम अविश्वास की भावना छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। 0 वर्ष या 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक के ज़्यादा मात्रा में चलता है। अब स्वयता बनाम शर्म लज्जा, इसको किसमें 1 से 1.5 वर्ष से लेकर के 2 या 3 वर्ष तक ये रहता है शर्म लज्जा। यानी इसमें क्या होता है? स्वयता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब खुद से बच्चा खाना पकड़ना, कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वह अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो यह स्वयता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयता कहलाता है। दूसरी तरफ बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने ही अंदर शक या अनुभव करने लगते हैं, शर्म करने लगते हैं कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। एक तरफ क्या है, 1 से 2 वर्ष या 3 वर्ष तक की बात की जा रही है स्वयता बनाम लज्जा की। एक तरफ एक बच्चा है जो खुद से अपने शर्ट को पहनना, अपने बटन को बंद करना, चम्मच को पकड़ना, खाना खाना, आज चीज़ खुद से करना पसंद करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं सीखना पसंद करने लगते हैं। तो अब हमारे अंदर क्या है कि हम बच्चे को डांट देंगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो उसकी दूसरी तरफ, वही तरफ जहाँ सख्त माता पिता सख्त हो गए ना, एक तरफ कह दिया अच्छा बहुत अच्छे कर ले जाओगे, तो वहाँ बच्चा क्या बन जाएगा? स्वयता का बन जाएगा। यानी स्वयता अर्थात कर ले जाना, खुद से, स्वयं से, मैं स्वयं से कर ले जाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनमें शर्म की भावना आ जाएगी जब डांट दिया जाएगा, बटन नहीं बंद कर पाओगे, ऊपर नीचे कर लोगे, करने दो यार, आज नहीं तो निश्चय कल सीख जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्वयता बनाम लज्जा की भावना उत्पन्न हो जाती है। पहल बनाम दोष, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों में होता है। पहल बनाम दोष की बात कर ली जाए तो 3 से 6 वर्ष में होता है, जब बच्चों में समझने की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाती है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ती है। पहल जब बच्चे थोड़ा समझने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है तो उसमें हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा आने लगती है। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और उत्सुक होने की वजह से वो पहल करता है, यानी हर चीज़ के बारे में जानना, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, उसकी चीज़ में जानना, जिज्ञासा ज़्यादा होता है ना। तो अगर उनको आप समझा दोगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो वो बच्चा संतुष्ट होगा और उसके बारे में और ज़्यादा जानने की चेष्टा रखेगा कि हम पूछेंगे तो हमारे पेरेंट्स बताएंगे। स्कूल में अध्यापक से टीचर, बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो अगर उनको हम बताएंगे तो उनका यानी पहल बढ़ेगा, है ना।
ज़्यादा जिज्ञासु होंगे। लेकिन वहीं अगर हम डांट दें, दूसरी तरफ दोस्त, अगर उन्हें डांट दें तो नहीं पूछेंगे, पूछे ये क्या है, शट अप, बैठ जाओ चुपचाप से, ये कार्य तुम्हें नहीं करना है, तो वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो वहीं दूसरी तरफ गिल्टी वाली फीलिंग बच्चों के अंदर आ जाएगी, तो दोषी ठहराने लगेंगे अपने आप को कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा यार, मैंने गलती कर दिया, है ना। और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा होता है। तो फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम ये 6 से 12 वर्ष के बच्चों में होता है, और इस 6 से 12 वर्ष के बच्चों का जो ये जीवन काल होता है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। देखो इसके बारे में, इसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। देखो इस आयु में बच्चा माँ बाप पर हर काम करने की कोशिश करता है, यानी बच्चा इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने में कोशिश करता है, यानी माँ बाप की तरह उनका हाथ बटाने में काम करना चाहता है, अतः इसमें परिश्रम करते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस पर काम को नहीं कर पाए, तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता की भावना आ जाती है या हीनता आनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी बच्चे को कोई काम दिया जाए कि इसको तुम कर लो, और वो आसानी से कर ले जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा? परिश्रम आ जाएगा कि मैं इस काम को कर ले जाऊंगा। और वहीं अगर उस काम को ना कर पाए तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी कि शायद मैं इसको करने के लायक नहीं हूं या नहीं कर पाऊंगा। पहचान बनाम भ्रांति, ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होती है, जिसे किशोर अवस्था या आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं, है ना। ये कब होती है? इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। जो ये होती है ना 12 से 18, इसमें पहचान बनाने की अवस्था बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर किसी के बीच में अपना पहचान सोचते हैं, इन नेता के साथ फ़ोटो खिंचा लें, उस नेता के साथ फ़ोटो खिंचा लें, तो इसमें पहचान बनाने की। दूसरी तरफ बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनमें पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, यानी जब वो एक काम नहीं कर पाते हैं तो कई सारे उनके पास रास्ते खुल जाते हैं, भ्रांतियाँ आ जाती हैं कि अब शायद ना कर पाऊँ। इसलिए जो बच्चे बड़े हों तो पेरेंट्स को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए कि इफ़ यू डू इट, तुम इसे कर सकते हो, है ना। आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव ये 18 से 35 वर्ष पूर्व वयस्कावस्था इसको कहते हैं। आत्मीयता बनाम अलगाव में, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर घनिष्ठ मित्रता ना बने तो उसे क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव। घनिष्ठ संबंध नहीं बनता है तो उनके बीच में अलगाव हो जाता है, ठीक, यानी अलग अलग रहने लगते हैं। अब जनरेटिविटी, जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब ये क्या होता है? ये 35 से 65 वर्ष यानी मध्य वयस्कावस्था के बीच होता है। देखो जननात्मकता में क्या होता है? हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब भैया अवस्था थोड़ा ढलने लगा तो दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि दूसरों का भला करने की सोचें, दूसरों की तरफ जब लोगों में दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उनमें स्थिरता आ जाता है। यानी कि जनकता किसे कहते हैं? जनकता किसे कहते हैं? जब दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनकी भला कैसे करें, और जो उनको भला नहीं कर पाते उस योग्य, पैसा होगा तभी तो भला कर पाओगे, या उस ताकत होगा तब कर पाओगे, और अगर वो चीज़ नहीं है तो इंसान के अंदर स्थिरता आ जाती है। अब संपूर्णता बनाम निराशा, ये किसे कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। 65 साल प्लस हो गए, है ना। इस उम्र में आदमी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। अब भैया इच्छाएं कमाने की नहीं है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की नहीं है, अब भगवान में विलीन होने की आ जाता है। वह अब अपने भविष्यों के बजाय अपने बीते हुए दिनों को याद करता है। इस अवस्था में क्या क्या कांड किए उसके बारे में सोचते हैं। उनकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। यदि उनकी सफलताएं हुई तो ज़्यादा मिलती हैं, यानी अगर सफलता मिली तो संपूर्णता मिलता है, और ज़्यादा विफलता मिला तो निराशा मिलता है। ये चीज़ होती हैं।
आइए हम लोग चलते हैं जीन पियाजे पे, है ना। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं हम, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है ना। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट के प्रकार टाइप्स में अलग होते हैं, ना कि क्वालिटी में। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बनता है, ताकि मैं पिछले कई वर्षों में सीटेट के एग्जाम में देखा है पेपर, तो उसमें मुझे पता चला कहाँ पे थिंकिंग में अडल्ट के प्रकार में होते हैं, थिंकिंग में, सोच में अडल्ट के टाइप से अलग होते हैं, थिंकिंग में अडल्ट के टाइप से अलग होते हैं। और क्वांटिटी की बात कर ली जाए, ना कि क्वांटिटी में सेम होते हैं। थिंकिंग उनका अलग होता है, बच्चों की थिंकिंग बच्चों जैसे होगी, बड़ों की थिंकिंग बड़ों जैसे होगी, लेकिन क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो सेम होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जिस प्रकार का वातावरण हो उस परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना चाहिए, यही प्रक्रिया अनुकूलन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आत्मसत्करण, नंबर 2 समायोजन। आत्मसत्करण किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसत्करण कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे किसी बच्चे को काला कुत्ता दिखाया जाए और बोला जाए कुत्ता है, फिर उसे इसके 4 पैर हैं, कान हैं, ये इस तरह से मुंह खोल के रखता है तो ये कुत्ता है ना। तो जब उसको सफेद कुत्ता दिखाया जाएगा तो अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लेना ही क्या कहलाता है? आत्मसत्करण कहलाता है। यानी कि उसे पता हो चला ये काला है वो सफेद है, तो इसके भी 4 पैर हैं, उसके भी 4 पैर हैं, ये भी कुत्ता वो भी कुत्ता, है ना। ये अनुकूलन के अनुसार आएगा, यानी वातावरण में अपने अनुसार ढाल लेना। अब समायोजन क्या कहलाता है? यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान या वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। अब उसको बिल्ली दिखाया जाए, बिल्ली को जाते हुए देखेगा तो उसको देखेगा यार इसके 4 पैर है, कान है, ये कुत्ते जैसा दिखता है, लेकिन ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, क्योंकि माऊ माऊ बोलता है ना। आवाज से या अदर चीजों से हाइट के अनुसार मापने का काम करेगा, जिसे कहते हैं। अब इसके जो पार्ट हैं 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? सम्य धारण या संतुलन करना। इसके द्वारा बच्चों में आत्मसत्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम होता है। क्या होता है? संतुलन कायम होता है, बच्चों के बीच में संतुलन आता है कि दोनों के बीच में पहचान करना। फिर स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, जो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी जो पहले से हमारे दिमाग में है और उस पर कोई धारणा बना लें, उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे कुत्ता हमारे दिमाग में था, हमने बिल्ली को पहचान लिया तो एक धारणा बना लिया, है ना, तो ये स्कीमा कहलाएगा। मानव शिशु में स्कीमा परिवर्तित और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। यानी ये परिवर्तित और यह की प्रतिक्रिया जन्मजात होती है इंसानों में, है ना। अब आता है तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहलाता है। जैसे बिल्ली को कुत्ते से जोड़ करके उसके दिमाग को लगा कि 4 पैर उसके हैं, 4 पैर इसके भी हैं, और वो कुत्ता है तो ये बिल्ली है ना, तो ये कहलाएगा संगठन करना, जोड़ लेना। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष तक होता है ना, 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से? बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी वस्तु को टच करके। छोटा बच्चा है जो जन्मजात वाला, है ना, फोन देख रहे हो तो ऐसे लेटा लेटा देखता रहेगा, और फोन को छुपा दोगे तो वहीं जाके ढूंढने लगेगा या टच करेगा उस वस्तु को, है ना। कुछ दर्द कर रहा हो तो ऐसे करेगा, भूख लगा हो तो बॉटल उठा लेगा, है ना, कि मुंह के पास लेकर जाएगा, जो आता दूध पिलाने वाला उसको ले आएगा, मुंह के पास लगाएगा। इस प्रकार से वो प्रतिवर्ती क्रिया करेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। इसमें
वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की भावना आ जाती है, गुण आ जाती है। ऑब्जेक्ट को देख लेना, अगर तकिए के नीचे छुपा दो तो उसको उठा के फिर ऐसे उसके नीचे हाथ डालेगा, ढूंढेगा, है ना। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। ठीक। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कितने 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष होती है। सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष की होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है ना। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखो अब सामने कौन सी वस्तु है, क्या है, आएगा तो उसके बारे में देख पाएगा, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे क्या कहते हैं, इस स्टेज में बच्चा प्रतीक यानी सिंबल यूज करने की निपुण हो जाता है। सिंबल यूज करने के लिए साइकिल है, साइकिल शब्द उसके दिमाग में है, बोल नहीं पा रहा है ना, तो साइकिल का इमेज बना लेता है अपने दिमाग में कि भैया ये साइकिल है, वो भी साइकिल है ना, ऐसा इमेज बनाना। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देश व्यवहार यानी गोल डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, इसमें ये नहीं जान पाएगा कौन सजीव है कौन निर्जीव है। कोई बच्चा जमीन पे गिर जाए तो जमीन पे मम्मी पापा मारने लगते हैं कि अरे इसने तुम्हें गिरा दिया है, मैं इसको मारूंगा, कि देखो कितनी चींटियां मर गई। तो वो ये नहीं जानता है कि पृथ्वी सजीव है कि निर्जीव है ना। तो इसमें 2 से 7 वर्ष की जो भावना होती है, इसमें बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सजीव निर्जीव के बीच में अंतर क्या है। वो गुड्डा ले लेगा, गुड़िया ले लेगा तो उसको अपना दोस्त बोलेगा, है ना, ऐसे गुड्डा गुड़िया वाली खेल खेलेंगे राजा रानी। फिर अहम केंद्रित भावना, अहम केंद्रित आ जाता है, यानी अहम केंद्रित, जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब कुछ ठीक है ना। अहम केंद्रित, अपने आप में जैसे आइसक्रीम खा रहे हो और जिद बना लिया कि नहीं मुझे यही खाना है, चाहे ठंडी हो जनवरी फरवरी वाली, तो जिद बना लिया ना तो उसको खाएगा। तो ये अहम केंद्रित, आई ऑल्सो डू इट, मैं ही करूंगा, इसे कर ले जाऊंगा, है ना। तो उसमें यह भावना आती है। अपलटावी का गुण, इसमें बच्चों में समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे अगर कह दो 6 4 10 तो कर ले जाएगा, लेकिन अगर 4 6 कह दो तो नहीं कर पाएगा, ये वाला गुण नहीं आता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम, निर्माण की योग आदि कॉन्सेप्ट में कमी होती है। यानी उसको नोट दो, नोट से मतलब नहीं है, बस सिक्का यार जितने में टॉफी मिल जाए बहुत है ना। वो जिंदगी क्या जिंदगी होती है। ऊंचाई, मकान के बारे में ऊंचाई नहीं डिसाइड कर पाएगा कि ये ऊंचा है या ये नीचा है ना। और केंद्रीकरण में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाना, यानी एक समय में केवल एक ही वस्तु पर विशेषता ध्यान, जैसे हमारे लिए एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान देना, ये केंद्रीकरण कहलाता है। जैसे हमारे आपके लिए फ़ोन है तो इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं और नोट्स बनाने का काम करते हैं, आज चीज़ों का। लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ एक काम है, रील देखना बस, है ना, कार्टून देखना, तो उनका केंद्रीकरण हो गया। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को प्रभाव नहीं कर पाता है, यानी पकड़ नहीं पाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा, इसलिए बच्चा इसको समझ नहीं पाता। जैसे एक बड़ा गिलास ले लो, एक छोटा गिलास ले लो, और बड़े गिलास में दूध डाल दो जितना छोटे गिलास में डालो, और बच्चे को छोटा वाला गिलास देने लगो नहीं लेगा। जूस डाल दो, दूध तो उसे बच्चा पीना पसंद नहीं करेगा, जूस डाल दो तो छोटा वाला गिलास नहीं लेगा, बड़ा वाला लेगा, क्योंकि सोचेगा ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा होगा, है ना। इस तरह से क्रमबद्धता, इसमें बच्चा तथ्यों और उनके आकार में रखना सीख जाता है। यानी क्रमबद्धता जो होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार पे रखना सीख जाता है, छोटा बड़ा बड़ा इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक करना सीख जाता है। अच्छा, मूर्त चिंतन, ये आपका रहा कि इसमें पूर्व संक्रियात्मक की। अब आती है कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ ही समय में
कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। अब उनमें सोचने समझने की आपकी भावना आ जाती है। इस अवस्था में अपलटा भी आती है, जीववाद की भावना आ जाती है, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता आज आ जाता है। तो अगर मूर्त की बात के लिए जाए, ये अक्सर पूछ लेता है कितने साल की मूर्त किस अवस्था में कहते हैं, इससे प्रश्न बन जाते हैं। ये चीज़ जो हाईलाइट है ना रेड कलर में, इस पर तुम लोग दिमाग दे देना भैया, ताकि इससे प्रश्न बनते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को सीख लेता है। आगमनात्मक यानी कि तर्क करने की क्षमता हो जाती है ना। यह भी इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होता है, तर्क करने लगता है ना। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर क्यों अगर पूछेगा, पेड़ जरूरी नहीं जरूरी है, कह दो कि जरूरी है, तो क्या क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन देता। ऑक्सीजन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ऐसे सवाल करेगा। औपचारिक संज्ञानात्मक चिंतन 11 से 15 वर्ष तक इसे ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह संज्ञानात्मक सर्वोच्चतम अवस्था होता है। इसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आती है, निगमनात्मक तर्क करने की भावना आ जाती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की अवलोचना एक वैज्ञानिक थी जिन्होंने किया था, है ना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाता है। ये उनकी आलोचना है। क्या है? पियाजे जी ने पियाजे का आलोचना है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। क्या बताया? अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए और वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी उनको अच्छा वातावरण दिया जाए तो बच्चा सीख सकता है। वातावरण अगर अच्छा नहीं मिलेगा नहीं सीख पाएगा, अच्छा वातावरण मिलेगा अच्छा सीख जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहाँ तक था, पियाजे तक मैंने ख़त्म किया पूरा चैप्टर, और बहुत जल्द मैं इन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले और आप सभी तक ये वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो बना के कंटेंट ला सकूं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी अगले वीडियो में।